नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार एग्जाम घर पर, जहां पर कि हम और आप दोनों ही मिलकर के सीख रहे हैं, जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानने की इस कड़ी में हम हमारा जो टॉपिक था वो हम देख रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश का राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, क्या उत्तर प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो इस कड़ी के अंदर हमने आपको गवर्नर बताया था, आपको विधानमंडल के बारे में बताया था, और आज जो सबसे महत्वपूर्ण है शासन के अंदर वो क्या है, न्यायपालिका। क्या है, न्यायपालिका। तो आप सबको पता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य में न्याय की जो सबसे उच्च विधि है वो क्या है, आपकी उच्च न्यायालय माना जाता है। क्या है, उच्च न्यायालय माना जाता है, और उच्च न्यायालय ही है क्योंकि फिर इसके ऊपर आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। वैसे तो जिलों में आपके जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, पारिवारिक न्यायालय है, लोक अदालत है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सबसे उच्च है वो कौन सा है, वो आपका है उच्च न्यायालय। तो आज हम उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे, सारी बातें जानेंगे, कैसे कार्य करता है, उसकी कैसे गठन होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, क्या क्या उसका जो अधिकार क्षेत्र होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे आज की अपनी इस क्लास में। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सब साथी जो भी यूपी कांस्टेबल का जो आरओ का एग्जाम है, आपका जो दोनों का जी री एग्जाम होना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आरओ का री एग्जाम, और जो आपका एग्रीकल्चर जो टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती है, पीईटी है, इवन ये कहें कि उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी एग्जाम है जिनमें उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और ये तो एक तरीके से देखा जाए जो भाग 6 हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें राज्य की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था है, ये तो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई स्पेशल यूपी के लिए ही नहीं है, ये आपका सारे एग्जामों के लिए A to Z लगा के पीसीएस और यूपीएससी, आपका यूपीपीएससी और बीपीएससी, आपके आरजे राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, उत्तराखंड में, झारखंड के जितने भी एग्जाम है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इसे जो है सिर्फ यूपी को लेकर के नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरे देश को लेकर, पूरे जो देश में प्रशासनिक व्यवस्था है, इवन हम संविधान का आपको भाग 6 पढ़ा रहे हैं, उसमें जो कुछ बातें हैं वो हम यूपी की ऐड कर रहे हैं। तो इसी के साथ में सब लोग क्या करना है, सब हमारे साथियों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और अंत में आज हम एक जो है आपको सरप्राइज देने वाले हैं वीडियो के अंत में। और सभी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, और अपने साथियों में वीडियो को जरूर शेयर करना है, ताकि उन सबको भी क्या हो, उन सबको भी आपके द्वारा क्या है, मदद मिल सके। अब कहावत है ना, कर भला तेरा हो भला, तो आप उनकी भला करने का सोचेंगे तो आपका ऊपर वाला भला करेगा। इसलिए आप सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखेंगे आज की अपनी क्लास को, जो है हमारी उच्च न्यायालय के ऊपर। किसके ऊपर है, उच्च न्यायालय के ऊपर है। उच्च न्यायालय क्या है, हमारा उच्च न्यायालय। तो अगर आप उच्च न्यायालय में देखेंगे क्या है, ये हमारा न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आता है। अब हमारा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, और ये सारे सभी क्या है, न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, न्यायपालिका के अंदर हम उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय को। अब जो न्यायपालिका होती है वो क्या है, शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, आपकी न्यायपालिका है। क्या है, न्यायपालिका। अब अगर आपसे कोई पूछे कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, क्यों न्यायपालिका ना ही कोई नियम बनाती है, आपने नियम के लिए आपके लिए विधानमंडल है, राज्यपाल है, लेकिन आपने देखा होगा कि न्यायपालिका का अगर आपसे पूछे कार्य क्या है, तो आप एक तो ये बता सकते हैं कि कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है, उसको दंड देने के लिए, ये तो आपकी बात सही है। लेकिन इसकी जो एक्चुअल परिभाषा है वो ये है कि जो हमारा न्यायपालिका है वो क्या करती है, इसका मुख्य कार्य होता है विधि की व्याख्या करना। क्या, विधि की व्याख्या करना। जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनकी व्याख्या करना। आपने देखा होगा कि जो हमारे अधिवक्ता होते हैं, जो वकील होते हैं, क्या न्यायालय में जाके बहस करते हैं, तो जो न्यायपालिका होती क्या करती है, जब वकील या अधिवक्ता अपना पॉइंट रखते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, तब न्यायपालिका क्या करती है, उसकी क्या करती है, उसकी व्याख्या करती है कि नहीं ऐसा नियम बना था इसलिए ऐसा हुआ और इसलिए ऐसा होने जा रहा है।
तो क्या है, जो न्यायपालिका हमारी विधि की व्याख्या करती है, विधि की क्या करती है, व्याख्या करती है। और क्या करती है, और जो हमारी विधायिका होती है या फिर कार्यपालिका होती है, इस पर नियंत्रण रखती है। क्या, जो हमारी विधायिका होती है या फिर जो कार्यपालिका होती है, उस पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। अभी नियंत्रण किस प्रकार से रखती है, नियंत्रण ये इस प्रकार से रखती है ताकि जो हमारा संविधान है उसका क्या हो पाए, उसमें इंक्रोचमेंट ना हो पाए, उसमें इंक्रोचमेंट ना हो पाए। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि विधि बनाने का काम किसके पास है, हमारी संसद के पास। थोड़ी देर के लिए हम राज्य पे ना आए, अब हम पहुंचते हैं संसद। विधि बनाने का कार्य किसके पास है, हमारी संसद के पास है। अब संसद, उसमें क्या है, संविधान, संविधान संशोधन किसके, कौन कर सकता है, हमारी संसद कर सकती है। संविधान में संशोधन हमारी संसद कर सकती है, लेकिन संविधान में साफ लिखा है कि इसका जो है ढांचा बदला नहीं जाएगा, ढांचा बदला नहीं जाएगा। जो भी ढांचा है वो यही रहेगा, इसी के अंतर्गत आपको क्या करना है, संशोधन करने हैं। अब अगर कोई संसद में कोई पार्टी आकर के, कोई नेता आकर के, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आकर के क्या करे कि उसके ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश करे, उसके ढांचे में, संविधान के ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश करे, तो क्या है, तो फिर क्या है, आपका जो न्यायपालिका है वो हस्तक्षेप करेगी, यानी कि उसको नियंत्रण करेगी कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके न्यायपालिका के दो काम हो गए। क्या, पहला विधि की व्याख्या करना, दूसरा विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना। नियंत्रण, अब नियंत्रण कहां तक, नियंत्रण वहीं तक होगा जहां तक वो उसके दायरे में है। वो जैसे ही उसका दायरा पार करेंगे, हमारी जो न्यायपालिका है उसमें हस्तक्षेप करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका के आपके क्या हो गए, न्यायपालिका के आपके हो गए कार्य, न्यायपालिका के कार्य क्या होते हैं। अब न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। जो है न्यायपालिका है, इसका एक और कार्य है, वो कार्य क्या है, न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक, का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। अब ये कैसे, इसको हम अगर उदाहरण से समझे, जैसे हमें पूरी तरह से वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें कहीं भी आने जाने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। अगर हमारे इन अधिकारों का कोई हनन करता है, अगर हमारे इन अधिकारों का कोई हनन करता है, तो क्या है, तो हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। वो क्या करेगी, हम, इसलिए वो क्या होगा, हमारे जो अधिकार है उनका रक्षक है। वो कहेगा कि नहीं, इसका ये अधिकार है, इसे बोलने दिया जाए। ये सी क्या है, वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। लेकिन वाक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है आप कुछ अभी देश विरोधी नारे लगाने लगो तो फिर पकड़ उठा के लाल कर दिए जाओगे, ऐसा नहीं होता है। बात यह है कि अपने दायरे में, जहां पर किसी सामने वाले की भावनाएं आहत ना हो, या आप ऐसी बात बोले जो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध ना हो, वहां तक अगर कोई आपको रोकता है, आपको कोई टोकता है, आपको कोई मना करता है, तो उन अधिकारों का रक्षक आपका कौन है, न्यायपालिका है। कौन है, न्यायपालिका। और क्या है, संविधान का सजग प्रहरी, संविधान का सजग प्रहरी, यानी कि संविधान का प्रहरी है। प्रहरी कैसे, जैसे हमने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टी आकर के संसद में, संविधान में कोई ऐसा संशोधन करना चाहे जो संविधान के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसे क्या है, उसमें कौन आपका हस्तक्षेप करेगा आकर के, उसमें आपका न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगा। इसीलिए न्यायपालिका को क्या कहते हैं, सजग प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सजग प्रहरी कहा जाता है। किसका, संविधान का। एग्जाम में प्रश्न इस तरह से आता है कि नागरिकों के अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को, या फिर राष्ट्र। या फिर आपसे प्रश्न आता है, अब ये दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं, नागरिकों के अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, या फिर संविधान का सजग प्रहरी किसे कहा जाता है। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और संविधान का सजग प्रहरी भी कहा जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। क्या है, एक उच्च न्यायालय है। अगला पॉइंट, उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, लोक अदालत, ये सब है। ये हम आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, हाई कोर्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, आपका उच्च न्यायालय देखेंगे। तो अगला पॉइंट है, भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 1861, आपको बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है, भारत में
तो पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में खुली। क्या जो हमारा उच्च न्यायालय है इसकी व्यवस्था कब की गई? जो 1861 का अधिनियम। अब अगर पूछा जाए कि हमारे उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो आपका अधिनियम होगा 1861 का अधिनियम। कब का अधिनियम? 1861 का अधिनियम। जबकि इसकी स्थापना अगर पूछी जाए 1862 में 3 जगह आपके हाई कोर्ट खोले गए। कहाँ कहाँ आपका कोलकाता, मुंबई और मद्रास। 1862 में आपके 3 जगह हाई कोर्ट खोले गए, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। किस अधिनियम के अंतर्गत खोले गए? वो आपका हो जाएगा 1861 का अधिनियम। क्या? 1861 का अधिनियम खोले गए 1862 में। कहाँ पे? कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास। आप इस बात को जरूर याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगले पेज पर चलेंगे। आपको ये भी याद रखना है कि जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम यहाँ पे उच्च न्यायालय नहीं, सही है उच्च न्यायालय। इसको एक बार चेक कर लेंगे। जो हमारा उच्चतम या उच्च न्यायालय है यहाँ पे शायद उच्च ही है। अगर नहीं होगा तो हम आपको कल एक बार फिर से कंफर्म करें। यहाँ पे क्या है? जो उच्च न्यायालय है, जो वर्तमान स्वरूप है हमारे उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट, इसका जो स्वरूप है वो कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में जो उच्च न्यायालय का स्वरूप है वो कहां से लिया गया है, तो आपका वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये बात आपको याद रखनी है। अगला अगला है आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। अब देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से शुरू हुई? 1861 के अधिनियम से। फिर 1862 में आपके जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कोलकाता, मद्रास और मुंबई। फिर 1866 में आपकी किसकी स्थापना हुई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। किसकी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। इसकी एक खंडपीठ भी है। क्या है? इसकी एक खंडपीठ भी है। क्या है? खंडपीठ। अब इसकी खंडपीठ कहाँ है? वो है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। अब देखेंगे अनुच्छेद, हाईकोर्ट को लेकर के, उच्च न्यायालय के लेकर के कौन से हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद देखेंगे तो हमारा पहला अनुच्छेद है 224, सर 215। कौन सा? 214। क्या है? 214 अनुच्छेद 214। इसमें क्या कहा गया है? इसमें हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक न्यायालय होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक न्यायालय होगा। ये किसमें कहा गया आपका? 214 में। 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक न्यायालय होगा। अब एक और चीज, अब आप अगर ये पूछे हमसे कि इस हिसाब से तो भारत देश में, हमारे देश में कितने 28 उच्च न्यायालय होने चाहिए, क्योंकि 28 राज्य हैं। फिर उसके बाद में यूटी भी है, यानी कि अगर यूटी में भी होगा तो फिर और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन नहीं, वर्तमान में हमारे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? ये इसलिए है, जहां पर भी बहुत बड़े राज्य होते हैं, क्या होते हैं? बड़े राज्यों में क्या होता है? बड़े राज्य में क्या करते हैं? इसको हम खंडपीठ खोल देते हैं। क्या खोल देते हैं? खंडपीठ। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। लेकिन इसको काउंट एक ही उच्च न्यायालय किया जाएगा, ठीक है, खंडपीठ से। इसी तरह से जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको मिलाकर के क्या है? उनका एक ही उच्च न्यायालय बना दिया जाता है। और ये इस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है कितना होता है? 3 राज्यों में होता है। क्या होता है? 3 राज्यों में। अगर आपसे यहीं पे प्रश्न पूछ ले कि वह कौन सा उच्च न्यायालय है जिसका अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है, क्या जिसका अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो वो आपका क्या है? गुवाहाटी गुवाहाटी हाईकोर्ट। क्या? गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है इसका आपका अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसका अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो 214 में आपने देखा क्या है? हाईकोर्ट गठन की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक
राज्य का एक न्यायालय होगा। लेकिन अगर वहां पे बहुत बड़ा राज्य है तो आप उसकी एक खंडपीठ भी खोल सकते हैं, और अगर छोटे छोटे राज्य हैं तो उनका क्या है, आप एक संग मिलाकर के भी एक उच्च न्यायालय को क्या है, उसके अधिकार क्षेत्र में दे सकते हैं। याद रखेंगे इन चीजों को। सबसे ज्यादा अधिकार क्षेत्र किसका है सबसे बड़ा, तो आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। अगला है अनुच्छेद 215। क्या अनुच्छेद 215, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब आप इसको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा या किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 215 यानी कि 214। अब ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है, अगर देखेंगे आप तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है, वह भी एक अभिलेख न्यायालय है। और जो हमारा हाई कोर्ट है वो भी एक क्या है, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि जो भी फैसला जिस बेस पे भी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको एक नियम की तरह माना जाता है, उसको एक नियम की तरह माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, धोखे से कर दिया, या मतलब उसकी मंशा नहीं थी उसका मर्डर करने की, एज एग्जाम्पल आप मान लीजिए। अब क्या है, हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें इसकी मंशा नहीं थी मर्डर करने की, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब जब हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया तो क्या हो गया, ये एक अभिलेख हो गया। क्या हो गया, ये एक तरह से एक नियम बन गया कि अगर कहीं दूसरे हाईकोर्ट में या निचली अदालत में कहीं मान लीजिए मर्डर वाले को जिसकी मंशा नहीं थी मर्डर करने की, उसको मान लीजिए तो 10 साल की सजा सुना दे, उस समय क्या होगा, जो आपका अधिवक्ता होगा, वकील होगा, वो तुरंत लेकर के आएगा कि ये हाईकोर्ट का अभिलेख है कि हाईकोर्ट ने एक बार ऐसा फैसला दिया है कि अगर किसी की उसकी जो अपराधी है उसकी अगर मंशा किसी को मारने की नहीं है, उसके बावजूद वो किसी कारण मर जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, तो उसकी सजा नहीं होगी। तो एक तरह से वो क्या होगा, वो एक नियम हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। तो अनुच्छेद 215 में क्या है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो आपको सीधा याद रखना है, हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह आपका अनुच्छेद 215 के अंतर्गत है। आगे देखेंगे, उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है। अब ये कहां के लिए, हम आपको सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसमें स्वीकृत जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है, कितनी है, 160 है। क्या है, 160 है। एक इसके बाद हाईकोर्ट का अपना अधिकार होता क्या है, न्यायालय के अवमान के दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति निहित होती है। हाईकोर्ट की अगर कोई अवमानना करता है, यानी कि मान लीजिए कोई उसकी बेइज्जती करता है, बेइज्जती मान लीजिए गए और जज को तुमने गाली दे दी, हाईकोर्ट को उल्टा सीधा बोल दिया, हाईकोर्ट के मतलब फैसले हैं उनके तुमने सवाल तो उठा सकते हो। अपनी हाईकोर्ट की मैं बेइज्जती बदतमीजी कर रहा हूँ खड़े होकर के, तो क्या होगा, जज से बदतमीजी कर रहे हो, या वहां पे जो कर्मचारी है उनसे आप बदतमीजी कर रहे हो, या हाई कोर्ट ने आपको सम्मन भेजा, बार बार भेज रहा, आप नहीं आ रहे हैं, आप उनको जो पट्टी पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, हाई कोर्ट अपनी अवमानना इसे मानता है, और हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो अवमानना के दोषी को क्या है, दंडित कर सकता है। क्या कर सकता है, उसे दंडित कर सकता है। आगे देखें, अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए यहां पे एक पेज है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब एक उच्च न्यायालय में दो तरह के न्यायाधीश होते हैं, वैसे तो कई प्रकार के, तो मोस्टली दो प्रकार के न्यायाधीश माने। एक होता है जो आपका चीफ जस्टिस होता है, क्या होता है आपका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और उसके नीचे क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी उसकी पर, उसका जो है नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है, राज्यपाल की सलाह से करता है। किसकी सलाह से करता है, आपका राज्यपाल की सलाह से करता है। वही जो सिर्फ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। इससे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। मुख्य न्यायाधीश कहे कि हमारे पास जो है बहुत सारा काम है, बहुत सारे
जो मुकदमे हैं वो लंबित हैं, इसलिए हमारे हाई कोर्ट में आप जो है अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त कीजिए तो राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है, जबकि मुख्य न्यायाधीश जो हमारा होता है उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति राज्यपाल के कहने पे करता है। किसके कहने पे करता है, राज्यपाल के कहने पे करता है। अब अगर इनकी शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाते हैं इन्हें राज्यपाल। कौन शपथ कौन दिलाता है, शपथ इनको दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल क्या करता है, इनको शपथ दिलाता है। इनकी अगर आयु की बात करें तो ये 62 वर्ष तक की आयु के लिए क्या है, अपना पद धारण कर सकते हैं। किसके, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। आप याद रखेंगे हाई कोर्ट के हाई कोर्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको हाई कोर्ट के बारे में ही जानना है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष तक के लिए होती है, 62 वर्ष तक के लिए होती है। इन्हें शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अगर आप डीप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, तो आपको लगाना है राज्यपाल। लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि न्यायाधीश की नियुक्ति, जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है, तो क्या होगा आपका मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अब यहीं पे कहा कि ये अपना जो है क्या शपथ कौन दिलाता है, आपका राज्यपाल दिलाता है। शपथ दिलाता है आपका राज्यपाल। अब क्या है, वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं आपके, 25 उच्च न्यायालय हैं टोटल। मैं अभी आपको बताया था कुल कितने हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। अब अगर सबसे नया पूछा जाए तो वो आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश का अमरावती। क्या है, अमरावती हाईकोर्ट। अमरावती हाईकोर्ट 25वां आपका कौन है, अमरावती हाईकोर्ट। ये कौन सा है, ये आपका 25 है। आप ये भी याद रखना है कि 25 है तो 25वां क्या है आपका है अमरावती हाईकोर्ट। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। वहीं जो ये न्यायाधीश होते हैं ये त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। ये वो सोचना कि अगर शपथ राज्यपाल ने दिलाए तो अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को देगी, नहीं। आप इसको इस तरह से याद रखिए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इनका त्याग पत्र भी कौन लेगा, त्याग पत्र भी कौन लेगा, तो त्याग पत्र भी किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अगला है, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। विशेष परिस्थिति में का मतलब ये हो गया, जैसे कोई जो मुख्य न्यायाधीश है निपट जाता है, या फिर वो अपनी जगह पर अपने पद पर नहीं है, या वो कहीं बाहर चला गया है, विदेश गया है किसी कार्य से, तो क्या है उस समय पे क्या है, मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला आर्टिकल देखेंगे, अगला आर्टिकल है 226। क्या है, 226। आर्टिकल 226 क्या कहता है, इसके अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, तो आपका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 226। क्या, 226। अब रिट कौन कौन सी होती है, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है अधिकार परीक्षा, और पांचवी है आपकी उत्प्रेषण। कौन सी, पांचवी है आपकी उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो जो हाईकोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, आपका 226 के अंतर्गत। किसके, 226 के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद देखेंगे, अगला अनुच्छेद हमारा 217। क्या, 217। अब इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया गया, इसमें जो है हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यताएं बताई गई। क्या, कि इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि आप हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं। तो पहला तो है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसको क्या है, न्यायिक सेवा के काम में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। न्यायिक सेवा में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या यहाँ पे या कर लीजिएगा, या क्या हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा। पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यायिक सेवा में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव उसको होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, उसे 10 वर्ष तक वह किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा, तो क्या होगा,
न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एलिजिबल होगा। क्या होगा? न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एलिजिबल होगा। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता के पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा थे। ये आप याद रखना कि स्वतंत्रता के पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? आपके कमलकांत वर्मा थे। कौन थे? कमलकांत वर्मा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्ष 1986 में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था की स्थापना की। क्या? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्ष 1986 में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो आपको ये याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका लखनऊ में की गई। तो आप कब की गई? 1986 में। अगला पॉइंट है आपका 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हाईकोर्ट है। ये हमने आपको बता दिया। सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास है। ये भी हमने आपको बता दिया। हाई कोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या की वृद्धि का अधिकार संसद को। अब देखिए फिर से एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, हाई कोर्ट में अगर जजों की संख्या को बढ़ाना होगा तो उसका अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन वही अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो वो कौन बढ़ा सकता है? हमारी संसद बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकता है? हमारी संसद बढ़ा सकती है। इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। आपसे सबसे पहला ऑप्शन में क्या रख देगा? राज्यपाल। हाई कोर्ट में जो है जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार किसे रख देगा? आपसे राज्यपाल। और विधायिका, विधायिका मतलब विधानमंडल, और नीचे रख देगा राष्ट्रपति, और लास्ट में रख देगा संसद। और आप राज्यपाल देख के कि हाँ ये तो राज्य का है, आप राज्यपाल देख के टप्पो से मार देंगे और आपका क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा। आपको क्या, आपको याद रखना है कि जो हाई कोर्ट के जजों की संख्या का वृद्धि का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि का अधिकार किसे है? वो हमें हमारी संसद को। किसको? हमारी संसद को। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के खिलाफ क्या है? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके खिलाफ महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? संसद में। कहाँ लाया जा सकता है? संसद में। हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते, ये भी हम आपको बता चुके हैं। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते। किंतु हाई कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, जबकि त्यागपत्र कौन किसको देते हैं? वो राष्ट्रपति को देते हैं। अब इन्हें क्या है? इन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाए। प्रक्रिया महाभियोग के जैसी होती है, लेकिन महाभियोग शब्द इनके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। महाभियोग शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपका राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रक्रिया इनको भी हटाने की महाभियोग के जैसे ही होती है। तो यहाँ पे हमने अपना हाईकोर्ट के बारे में पूरा देखा, और जितने भी हमने आपको पॉइंट बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको इन सब पॉइंट्स को याद रखना है। और जो हमारी जो क्लास है हाईकोर्ट यहीं पे समाप्त होता है। और हमें उम्मीद है कि इस क्लास को आपने अगर लास्ट तक देखा है तो हाईकोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा आपका वनडे एग्जाम में आपका वो छूटने वाला नहीं है। तो आज का जो हमने आपको बताया था आपके लिए एक सरप्राइज होगा। तो सरप्राइज ये है कि बहुत ही जल्द हम आपका जो यूपी आरओ री एग्जाम है उसके लिए क्या लाने वाले हैं? उसके लिए जो हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको एक हफ्ते में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। और एक और सरप्राइज ये है, वो सरप्राइज ये है जो हमारी पॉलिटी है वो हम आपको पॉलिटी शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी पॉलिटी आपको पढ़ाने वाले हैं। आपका पहले तो हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे उस क्लास में। जैसे मान लीजिए भाग 1 पढ़ाया तो भाग 1 के बारे में आपको बताया, और फिर उसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे एमसीक्यू होंगे वो भी हम आपको कराने वाले हैं। या फिर जैसा आप आज कमेंट में बताइएगा कि क्या थ्योरी में पढ़ा करके सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू बताएं, एमसीक्यू के अंतर्गत ही थ्योरी बताई जाए, या फिर आपको थ्योरी बता करके एमसीक्यू बताया जाए। अब जैसा हो आप बताइएगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।